हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीट ओनली। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारा टेस्ट नंबर 7 है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं, जैसे एनसीईआरटी, आरबीएसई, पीडी पाठक बुक से। तो आप ध्यान रखें, आज के इस टेस्ट में 70% वही क्वेश्चन लिए हैं जो इस टेस्ट सीरीज में पिछले 6 टेस्टों में करवाए हैं। तो आप अपना मूल्यांकन करें, वीडियो को पूरा देखना है और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और अगर आप साइकोलॉजी की अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है स्टडी विद आरजे नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर विजिट करके देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है फ्रायड, मेरिल, कोहलर या बर्ट एवं बर्नन। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करने वाले हैं ऑप्शन नंबर 4 बर्ट एवं बर्नन। तो आप ध्यान रखें, बर्ट एवं बर्नन। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या उदात्तीकरण। तो तनाव को कम करने का जो अप्रत्यक्ष तरीका है वह है उदात्तीकरण। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ है। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का, या न तो आंतरिक और न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाह्य अभिप्रेरणा का यह उदाहरण है। ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? ऑप्शन है 1, 6, 3 या 5। तो दोस्तों, मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में कुल 5 प्रेरक बताए हैं। उन्होंने एक पिरामिड के द्वारा इस प्रेरक को समझाया है जिसमें 5 स्तर बताए हैं। 5 प्रेरक कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। सबसे निचला जो प्रेरक है वह है, उसको बोलते हैं प्राथमिक स्तर, मतलब प्राथमिक आवश्यकता बोलते हैं। तो पहले ध्यान रखें, सबसे नीचे है प्राथमिक। फिर सेकंड में बताया है उन्होंने कि प्राथमिक, पहले तो बता दो कि प्राथमिक होता क्या है। उसमें होता है कि भूख, प्यास, नींद, ये सभी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड स्तर पे उन्होंने बताया कि फिर होता है सुरक्षा की आवश्यकता। सेकंड में बताया उन्होंने सुरक्षा की आवश्यकता। फिर थर्ड में बताया उन्होंने कि प्रेम की आवश्यकता, जैसे मित्र वगैरह सब। फिर उन्होंने चौथी लेयर में बताया है आत्मसम्मान की आवश्यकता। चौथे में बताया है आत्मसम्मान। और 5वीं अवस्था में बताया है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो आप ध्यान रखें, ये पांचों ही आवश्यकताएं ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह परिभाषा किसने दी? गुड ने, गिलफोर्ड, स्किनर या बर्नार्ड। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह परिभाषा देने वाले हैं स्किनर। चलिए आगे देखते हैं। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है द्वंद्व, तनाव, कुंठा या सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सभी। द्वंद्व, तनाव और कुंठा ये सभी समायोजन नहीं कर पाने के कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोर्सा विधि में होता है, कागज के मध्य एक पुष्प रखकर प्रश्न पूछे जाते हैं, कागज पर स्याही की बूंद गिराकर कागज को मोड़कर बने धब्बे के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी पुस्तक के चित्रों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, या कोई नहीं। तो दोस्तों, रोर्सा विधि में कागज पर स्याही की बूंद गिराकर कागज को मोड़कर बने धब्बे के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। सबसे पहले ये रोर्सा विधि का प्रतिपादन करने वाले कौन थे, तो वो भी आप ध्यान रखें, हरमन रोर्सा। उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था 1921 में। सन भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। स्टैनले हॉल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पूर्व अभिनय का सिद्धांत, परिष्कार का सिद्धांत, पुनः प्राप्ति का सिद्धांत या पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो दोस्तों, स्टैनले हॉल ने
इनमें से पुनरावर्ती का सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? चलिए आगे देखते हैं। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, जॉन डीवी का, स्किनर का या स्पीयरमैन का? तो दोस्तों इसका जो यह परिभाषा देने वाले हैं क्रो एंड क्रो। तो आप ध्यान रखिए, उन्होंने कहा था कि बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, मूर्त, अमूर्त और वातावरणीय, या मूर्त, यांत्रिक और सामाजिक? तो दोस्तों थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के जो 3 प्रकार हैं वह हैं अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। एक तत्व सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? हर्शमैन, बीने, थर्स्टन या कैटल? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बीने ने एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, उनका शैशव या बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता है? त्वरित विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, या दोनों, या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्वरित विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने। तो वो भी आप ध्यान रखें कि यह सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने, त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, उनका शैशव और बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता है। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक को नव्य फ्रायडवादी कहा जाता है? क्रो एंड क्रो, कोहलबर्ग, एरिक्सन या जीन पियाजे? तो दोस्तों इनमें से एरिक्सन को नव्य फ्रायडवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। बालक सुनकर, देखकर, स्पर्श करके या सूंघकर इत्यादि माध्यमों से ज्ञान कौन सी अवस्था में ग्रहण करता है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदी पेशीय अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बालक के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो वह किस स्तर का माना जाता है? सामाजिक स्तर, नैतिक स्तर, कन्वेंशनल स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल स्तर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कन्वेंशनल स्तर। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। कक्ष में कुछ बालक दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, उनके शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनको कक्षा में आगे स्थान दिया जाना चाहिए, उनके लिए बड़ी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, या ए और बी दोनों, या समानता का व्यवहार करते हुए सभी को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए? तो दोस्तों कक्ष में कुछ बालक दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, उनके लिए शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को ये दोनों ही कार्य करना चाहिए। उनको कक्षा में आगे स्थान दिया जाना चाहिए और उनके लिए बड़ी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्तियां व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया और बालक के सामाजिक विकास का विश्लेषण किया? तो दोस्तों मैकडूगल ने विकास के संदर्भ में मूल प्रवृत्तियां व्यवहार का विश्लेषण किया था। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। किन परीक्षणों से व्यक्ति की किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता चलता है? निर्धारण परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण या अभिवृत्ति परीक्षण? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अभिवृत्ति परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है केवल एक कारक जी, केवल 2 कारक जी व एस, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, आप ध्यान रखें। उसमें से ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है सेकंड सही आंसर है, 2 कारक जी और एस। इसमें जी होता है जन्मजात
और एस का मतलब होता है विशिष्ट, जन्मजात विशिष्ट, स्पेशली मतलब अर्जित। तो आप ध्यान रखें, दोनों जी और एस का मतलब भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, या उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ अधिगम को प्रोत्साहित करना असंभव है। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके, गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षा को परिमार्जित करके, या उद्देश्य प्राप्ति के सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवाकर, या अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? पेडागोजी, एंड्रोगोजी, ऑटोलॉजी, या साइकोलॉजी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेडागोजी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का गठन किस शिक्षाविद की अध्यक्षता में किया गया? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर राममूर्ति, प्रोफेसर जनार्दन रेड्डी, या दौलत सिंह कोठारी? एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, इसका अगर इंग्लिश वर्ड देखें तो एनसीएफ कब आया था? 2005 में, वो भी आप ध्यान रखें। तो किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में। चलिए आगे देखते हैं। मन स्थपी बालकों की समस्या नहीं है मौलिकता, एकाग्रता, शारीरिक दोष, सीखने की धीमी गति, या अमूर्त चिंतन का अभाव? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौलिकता। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है? कक्ष का उच्च रूप से अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके, विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते हैं, या सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता प्रोत्साहन नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्ष का उच्च रूप से अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। चलिए आगे देखते हैं। वह क्रम कौन सा है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तो तीव्र होती है किंतु क्रमशः धीरे धीरे मंद होती है? नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, या सरल रेखीय वक्र? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उन्नतोदर वक्र। आप ध्यान रखें, इसमें आरंभ में तो सीखने की गति तीव्र होती है लेकिन किंतु धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आप ध्यान रखें, अगर इसका उल्टा पूछ लें कि आरंभ में सीखने की गति धीमे धीमे और बाद में तीव्र हो जाती है तो उसको बोलते हैं नतोदर वक्र। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन है। इससे शिक्षा बालकों का मौलिक अधिकार बन गया है। यह कानून 1 अप्रैल 2011 को लागू हो गया है। इसमें बालक की आयु 6 से 14 वर्ष है। निजी शिक्षण संस्थाओं में 25% सीटें कमजोर तबके के बालकों के लिए आरक्षित होगी। इसमें से असत्य कथन बताना है, तो इसमें से असत्य कथन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यह कानून 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। ऐसा नहीं है, यह कानून 1 अप्रैल 2010 को ही लागू हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु बट्टा मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु इंटू 100, या कोई नहीं। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का जो सही सूत्र है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। अगर इंग्लिश वर्ड देखें तो MA बट्टा CA इंटू 100। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि इसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन और ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए,
या सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया? तो पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इसमें उन्होंने बताया था कि पहले ध्वनि, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक व क्षेत्रफल संबंधी अवबोध हो जाता है? 16 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष या 6 वर्ष? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 9 वर्ष। 9 वर्ष में बालक को समय, दिन और दिनांक, क्षेत्रफल संबंधी अवबोध हो जाता है। तो आप ध्यान रखें। दोस्तों आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप अपना मूल्यांकन करें और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे यह वीडियो तो हमारा चैनल है स्टडी विद आरजे नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी विद आरजे नाम से, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।